हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूटीच पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का अध्याय पहला, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय में हम कई सारे भाग बनाएंगे। जैसे भाग एक में हम परिचित होंगे इस पाठ से, इस अध्याय से हम परिचित होंगे कि हमें इस पाठ में हमें क्या पढ़ाया गया है, क्या जानकारी दी गई है। तो भाग पहले में हम पढ़ेंगे परिचय। भाग पहले में हम परिचय करेंगे अपने कि हमें इस पाठ में पढ़ने के लिए क्या क्या दिया गया है। और इस परिचय से होगा दोस्तों हमें फ़ायदा ये कि इस परिचय को पढ़ के हम समझ जाएंगे कि हमारे क्वेश्चन जो प्रश्नावली में बनने वाले हैं, प्रश्नोत्तर जो बनेंगे हमारे किस प्रकार के बनेंगे। और भाग दो में हमारा ऐसे ही प्रश्नावली बनेगी, भाग तीन में ही प्रश्नावली बनेगी। तो इसमें भाग उसके बनते जाएंगे इस तरह से। तो पहले भाग में आज हमारा है परिचय। आज हम परिचय करेंगे इस पाठ का कि अपनी संख्याओं की जानकारी में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं हमें इस अध्याय में पढ़ने का क्या मिला गया। तो हम देखते हैं इसमें हमें दिया गया है संख्याओं की तुलना। हमें अपनी संख्याओं की तुलना करनी है। तुलना में बस हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या कौन सी से बड़ी है और कौन सी संख्या किससे छोटी है। तो तुलना इसी प्रकार की होगी। तो हम देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर, एक संख्या हमारे पास ये है और एक संख्या हमारे पास ये है। तो दोस्तों इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी होगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बताएं। तो देखिए दोस्तों, इकाई दहाई और इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो दोस्तों ये संख्या जो हमारी है इसका स्थानीय मान ज़्यादा है। इसके स्थानीय मान जो आ रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार में आ रहे हैं और इसके हमारे दहाई तक आ रहे हैं। तो इस तरह से हम पता चला सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। एक तरीका दोस्तों ये है पता करने का संख्याओं की तुलना का। और हम मानते हैं कि जैसे हमारे दोनों नंबर सेम है, जैसे कि देखें तो दोस्तों हमारे पास ये दो युग्म दिए गए हैं, दो जोड़े दिए गए संख्याओं के। इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा तो ये तो हमें बराबर में आए, पर लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ पे हमारे आ गया 0। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से हमारी संख्या कौन सी बड़ी है। तो दोस्तों में देखते पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि पहले हम देखेंगे अपने यहाँ पे तो दोनों इसमें बराबर है। दूसरे वाले पे चलते हैं 4 और 4 इसमें भी बराबर है। हम तीसरे पे चलते हैं 7 और 7 इसमें भी बराबर है। पर हम देखते हैं अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारी जो ये वाली संख्या है ये बड़ी है और ये हमारी संख्या छोटी है। तो दोस्तों देखिए ये उदाहरण मैंने आपकी अपनी बुक से लिया है। तो देखिए इसमें हम पता करते हैं कैसे कि कौन संख्या बड़ी है। तो हम स्थानीय मान के आधार पर भी पता कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पे दोनों संख्या हमारी बराबर हैं, पर यहाँ पे जो 7 है और यहाँ पे 2 है। तो 2 से बड़ा 7 होता है। तो हमें यही पता चल गया कि हमारी जो ये वाली संख्या है इस वाली संख्या से बड़ी है। दोस्तों हमने संख्या की तुलना कर ली है, हमें पता चल गया कि संख्या की तुलना अब किस प्रकार की जा सकती है। अब आप बड़ी से बड़ी संख्या को तुलना कर सकते हैं आपस में कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होते हैं। आपने देखा होगा, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग और पढ़े होंगे 5th क्लास में, अपने 4th क्लास में। पर यहाँ पर हम देखते हैं आरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों आरोही क्रम में हमारा होता है कि हम बढ़ते हैं बड़े क्रम की ओर, छोटे से बड़े क्रम की ओर आरोही। अवरोही क्रम में हमारा होता है कि बड़े से छोटे की ओर उतरना। ठीक है, हम पहले बड़ी संख्या लेंगे और फिर छोटी छोटी करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम ये लिखेंगे आरोही अवरोही में। अब दोस्तों आता है संख्याओं का प्रसारित रूप लिखना। तो दोस्तों हम देखेंगे संख्याओं का प्रसारित रूप कैसे लिखना है। तो दोस्तों ज़्यादातर मैं उदाहरण जो है आपकी बुक से ही ले रहा हूँ, क्योंकि आपने अपनी बुक पढ़ी होगी तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। तो मैं यहाँ पे आपकी बुक से उदाहरण ले रहा हूँ। कई टीचर होते हैं कि अलग अलग उदाहरण लेते हैं, तो इसमें जो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता, आपको गुमराह नहीं करना चाहता, तो आपकी बुक से मैंने उदाहरण लिए सारे। तो प्रसारित रूप संख्याओं का हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए दोस्तों कि हमारा इनका प्रसारित रूप हम लिखते हैं। तो देखिए 78 का यानी 78 का प्रसारित रूप क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमने 78 यानी 78 का प्रसारित रूप निकाल लिया है। 7 को गुणा किया 10 से तो 70 और प्लस 8 78 हो गया हमारा। तो इसका प्रसारित रूप हमने बना लिया। ठीक इसी प्रकार हम अपनी इस सैकड़े वाली संख्या का प्रसारित रूप बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसका प्रसारित रूप किस प्रकार बनेगा। तो देखिए दोस्तों हमने इसका ही प्रसारित रूप लिख लिया है। तो दोस्तों इससे हमें ध्यान रखना है कि देखो इस
78 हमारे पास था, तो इकाई के स्थान पर हमारा 8 आ रहा है, दहाई के स्थान पर हमारा 7 आ रहा है। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 10, सैकड़े के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 7 और सैकड़े के स्थान पर 2, तो 278 हमारा ये बन गया। इसी प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का परसाई रूप निकाल सकते हैं, और हमारे जो पेपर होंगे हमारे जो, उसमें परीक्षाओं में हमें ये परसाई रूप लिखने के आ सकते हैं। तो दोस्तों हम परसाई रूप लिखना सीख गए हैं, अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे अब अल्प विरामों का प्रयोग। अल्प विरामों का प्रयोग किस लिए ज़रूरी है? तो दोस्तों हमें देखना है, ये सब संख्या हम इस तरह से देखेंगे तो हमें मकड़ी के जाले जैसे लगेंगी, पर लेकिन अल्प विरामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हमें सुविधा हो जाए संख्याओं को पढ़ने में और समझने में। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। तो पढ़ने में दोस्तों शुरुआत में पता चल जाएगा कि 2,78,531, ठीक है। क्यों? ये कॉमा की वजह से पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अगर ये कॉमा ना हो तो हम यही देखते रहेंगे कि ये संख्या क्या बनेगी हमारी जो है, और हमें पढ़ने में बहुत दुविधा होगी। तो सुविधा के लिए ये अल्प विरामों का प्रयोग लगाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार जो हमारा अल्प विराम लगाए जाते हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति अलग है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अलग है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति किस प्रकार की है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति किस प्रकार की है। देखिए दोस्तों, हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि हम सैकड़े के बाद 1000 और 10,000 पे फिर कॉमा लगाते हैं, और फिर लाख और 10 लाख पे कॉमा लगाते हैं। इस तरह दो संख्याओं के बाद हमारा कॉमा लगता है, मतलब अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे कि देखिए तो हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि शुरुआत में इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े के बाद एक कॉमा लगाया जाता है, फिर 1000, 10,000 हिस्से पे, लाख, 10 लाख हिस्से पे, इस प्रकार हमारा चलता रहता है। पर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में ये नहीं है, उसमें हमारे 3-3 संख्याओं के जोड़ के अनुसार कॉमा अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे कि देखिए अब इसमें देखते हैं हम कि किस प्रकार। तो देखिए इसमें हमेशा 3-3 के जोड़े छोड़ के लगाया जाता है, जैसे कि एक यहाँ और फिर 3 संख्या के बाद इधर, और अगर आगे 3 संख्या होगी तो यहाँ पे भी लगेगा, पर यहाँ पे भी 2 संख्या है, तो उसमें अब हमारा नंबर बन नहीं रहा, संख्या बन नहीं रही हमारी। तो देखिए दोस्तों अब इसमें हम किस प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें तो हम आराम से पढ़ लेते हैं ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। पर यहाँ पर हमारा किस प्रकार पढ़ा जाएगा इस नंबर को। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और फिर 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। इस प्रकार हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है हमारी। ये नहीं, अब ये मत समझाना कि मिलियन जो है हमारा वो इसी प्रकार लिखा जाए, उसको हम यही बोलते हैं। जिस तरह हमारा लाख आ जाता है तो वहाँ पे मिलियन आ जाना चाहिए, नहीं, मिलियन और लाख में हमारा अंतर है। 10 लाख से हमारा 1 मिलियन बनता है। तो यहाँ पे यही इसमें अंतर है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमारा जो कॉमा है, जो अल्पविराम है, वो 3-3 संख्या को जोड़ के पीछे छोड़ के लगाए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे शुरुआत में सैकड़े तक तो ठीक है, उसके बाद फिर हमारे 2-2 जोड़े पे बाद अल्पविराम लगाए जाते हैं। और ये एक सुविधा के लिए है हमारे, ताकि हम उसको संख्याओं को आसानी से पढ़ सकें। तो दोस्तों देखें अब हम कि जो अल्पविराम का प्रयोग लगा लेते हैं, पर जब हम इसको अपने भाषा में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, अब हम इनके हिंदी में लिखते हैं, तो क्या तब भी कॉमा लगाएंगे? नहीं, तब कॉमा नहीं लगेंगे। केवल जब हम इसको नंबर में लेते हैं, ठीक है, संख्याओं को जब हम एक नंबर में लेते हैं तब हम उसमें कॉमा लगते हैं। बाकी जब हम इसको वर्डों में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, तब कॉमा नहीं लगा जाते। अब हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, और जो हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है इसमें हम संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं। तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितना? 98 करोड़। $98 करोड़ 75 लाख 64,000 यहाँ जाएगा मैं दोस्तों, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ 64,321। तो देखिए दोस्तों कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमारा क्या होता है, एक बहुत अच्छा इसमें हमें देखने को मिलेगा कि इसमें जो हमारा है 1000 के बाद 10,000 के बाद इसमें क्या आता है, हमारा लाख और 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आने लगते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10,000 के बाद जो हमारा है वो मिलियन से बातचीत होती है हमारी यहाँ पर यहाँ पर हमारी लाख और 10 लाख आ जाते हैं।
पर हमें ध्यान रहे, हमें ये नहीं समझना कि जो मिलियन है वो लाख के लिए यूज होता है, ठीक है। बस यहाँ पे हमें अंतर समझना है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको शब्दों में लिखा है, पर हम इसको किस प्रकार शब्दों में लिखेंगे, तो हम देखते हैं इसको शब्दों में किस प्रकार। तो दोस्तों देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे इसको शब्दों में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पे कितना आएगा, 98 मिलियन 98 मिलियन। अब हम देखते हैं इधर आगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। तो यहाँ पे 754 हज़ार, 754 हज़ार 754,000 और इकाई, दहाई, सैकड़ा 321। तो दोस्तों भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमारा जो है बस यहाँ पे लाख और करोड़ का अंतर पड़ जाता है, पर यहाँ पे जो हमारा है मिलियन और 10 मिलियन हमारा आके संख्या को संभाल लेता है। तो देखिए हम इसको शब्दों में किस प्रकार लिखा जाएगा और यहाँ पे हमें इनको शब्दों में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले विषय पर। दोस्तों हम देखेंगे कि हम व्यवहारिक प्रयोग में जो अपनी बड़ी संख्याएँ लाते हैं, अब हम आते हैं नाप तौल पे अपनी, कि जो दोस्तों हम नाप तौल में करते हैं तो हम ग्राम में, लीटर में, मीटर में, इस तरह का हम नाप तौल करते हैं। तो हम वही हमारे इस प्रकार का हमारे प्रश्न में हमारे जो प्रश्न बनते हैं हम इस अध्याय में, तो हम देखते हैं ग्राम में, मिलीमीटर और लीटर में, हम देखते हैं क्या फ़र्क है। तो हम इसमें देखते हैं आपको। दोस्तों आपकी बुक में जो दिया गया है वो बहुत एकदम पेचीदा सा है, पर लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया तरीका सिखाऊंगा तो आपको समझने में जिससे आसानी हो। आपको देखो आपकी बुक में हमें ज़्यादातर जो काम है इससे मिली से है, सेंटीमीटर से है, मीटर से है और किलोमीटर से है। पर लेकिन हमें देखते हैं कि मैंने ये बनाया है, ये प्रकार बनाया है तो मैंने किस लिए बनाया है, ये आपकी समझने की आसानी के लिए ही है। तो हम देखते हैं दोस्तों मीटर को हम ग्राम, लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये एक फ़र्क है समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम पूछते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसको बताने के लिए देखिए यहाँ पे जो मीटर का स्टेशन है, यहाँ से मिलीमीटर का स्टेशन कितनी दूरी पे है, तो हम यहाँ से गिनना शुरू नहीं करेंगे, इसके आगे से गिनना शुरू करेंगे हम। तो 1, 2 और 3, तो मतलब 3 स्टेशन, हमारा जो तीसरा स्टेशन पड़ता है वो हमारा मिलीमीटर का है। तो यहाँ हम पूछते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर पड़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको। तो 1 मीटर बराबर कितना, 1, 2, 3। तो हम इसके क्या करेंगे, इसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इससे हम क्या बहुत हम आसानी से हम याद भी कर सकते हैं और यहाँ से याद करके हम आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। जब भी आपको परेशानी हो आप ऐसा चार्ट खींच लीजिए और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटी से और ये बड़ी से बड़ी इकाई है हमें अपने नाप तौल की। जैसे देखिए दोस्तों मीटर का इस्तेमाल किसमें, कपड़ा में होता है, लीटर का, ग्राम का और लीटर का इस्तेमाल किसमें होता है, ग्राम का होता है वजन में, कोई वजन तोलते हैं, जैसे 250 ग्राम सर चावल दे दो, चीनी दे दो, इस प्रकार के लिए। लीटर का इस्तेमाल तरल पदार्थों के लिए, पानी के लिए, जैसे पेप्सी ले जाते 2.5 लीटर की पेप्सी दे दो, इस प्रकार के लीटर का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये नाप तौल की सब अलग चीज़ें हैं, हम देखते हैं। पर ये जो चार्ट है ये हमें यही बताएगा कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर को मिलीमीटर में बदलना है या किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम इसको किस प्रकार बदला जाएगा। तो अब दोस्तों देखते हैं। और ठीक इसका उल्टा ये होगा कि हमसे पूछा जाए कि 1 मिलीलीटर में कितने मीटर होते हैं। अब यही हमसे उल्टा पूछ लेगा तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो एक हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मिलीलीटर बराबर उसका 1000 भाग कर देंगे हम, और इससे हम उसको हल करेंगे और हमारा
प्रश्न का जो है उत्तर निकल जाएगा। अब इसके प्रश्न मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार बनेंगे, पर हम इसमें कुछ एक चीज़ और देख लेते हैं। एक दो चीज़ हमारे काम की हो रहे हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ चला शुरू करते हैं हम। तो 1, 2 और 3। ठीक, 1 किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। हम पूछ रहे हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो ग्राम भी इसके लिए यूज़ होता है, तो ग्राम 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे लीटर तो 1000 लीटर। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। जैसे कि हम वो अब यही उनसे उल्टा पूछ ले तो हम उसका 1000 भाग कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम देख लीजिए, चार्ट आप बना लीजिए, ये आपको बहुत आगे सुविधा देगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कुछ प्रश्न बना के कि इसके प्रश्न हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो हमसे पूछा जाए, जैसे कि पूछा जाए हमसे कि 7 मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो हम इसको इस प्रकार हल करेंगे। देखिए हम यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, हमें पता है कि 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के। तो हम अब इसको, तो 7 मीटर कितना हुआ इसका, तो हम देखते हैं। इसीलिए 7 गुणे 1000 मिलीलीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7000 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल क्या करेंगे, आपको बस समझना है कि प्रश्न किस प्रकार का है और पूछा क्या गया है, और उस प्रकार आप अपने जो माप है उनको बदल लीजिए, बाकी आपके आंसर आ जाएंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि आकलन किस प्रकार का, निकटतम सन्निकट मान निकालना। ठीक है, तो निकटतम सन्निकट मान किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 24। ठीक, मैंने 24 लिया यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि ये 20 के ज़्यादा नज़दीक है या 30 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रहे, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब हमारी नंबर हमारी संख्या आती हैं, अगर 1 से 4 के बीच में आती हैं, तो हम इसको हमेशा इस तरफ ले जाते हैं, छोटी की तरफ, जैसे 0 की तरफ। और अगर हमारी संख्या जो है 6 से 10 के बीच में आती हैं, तो हम इनको ले जाते हैं 10 की तरफ, यानी बड़ी इस तरफ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, और इधर आए छोटे हाथ की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारा 4 किस तरफ आ रहा है, ये 20 के नज़दीक जा रहा है कि 30 के नज़दीक जा रहा है। तो हम पाएंगे कि 4 जो है हमें इस तरफ आएगा, उल्टे हाथ की तरफ। तो हमारा जो है 24 20 के ज़्यादा निकट है। तो हमारा 24 किसके निकट माना जाएगा, 20 के। ठीक है, हमारा 24 है 20 के नज़दीक माना जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण लेंगे, हम देखते हैं इसको आगे इस प्रकार कैसे कर जाएंगे। और जो हमारे निकटतम मान निकाले जाते हैं, निकटतम मान हमारे दहाई, सैकड़े, हज़ार और 10,000 विभाग तक भी निकाले जाते हैं। तो निकटतम मान का क्या अर्थ है, क्या फ़ायदा है इसका, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, निकटतम सन्निकट किस लिए किया जाता है। दोस्तों हमें पता नहीं है, हमारे घर पे कोई प्रोग्राम है और हमारे मेहमान आ रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि वो कितने आ सकते हैं, पर एक मोटे तौर पे हम अनुमान लगाते हैं कि 700-500 के करीब हमारी शादी पार्टी में लोग आ जाएंगे। तो एक अनुमान है, ये फिक्स नहीं है कि इतने ही आने हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अनुमान की तरह लगाया जाता है, ये फिक्स नहीं माने जाते, पर लेकिन तब भी हम इसको कुछ हद तक अपने जो हमने अनुमान लगाया वहाँ तक पहुँच सकते हैं इस चीज़ के जरिए। तो इसलिए निकटतम सन्निकट जो हमें निकालने को दिया जाता है। ठीक, पर लेकिन आपको पता चाहिए कि ये दहाई के स्थान पे, हज़ारवे के स्थान पे और सैकड़े के स्थान पे भी सारे स्थान पे स्थानीय मान जो होते हैं उन पे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और लेके दिखा दूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं इसको पहले इकाई के स्थान पे करता हूँ। तो इकाई के स्थान पे हमारे 4 के पास जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका इकाई के स्थान पे हमने सन्निकट किया तो हमारा बना, ठीक, तो हमारा इकाई का स्थान है, मैंने 0 आ गया इधर। अब ठीक, हम यहाँ देखते हैं, तो हम निकटतम सन्निकट इसका भी करके देखेंगे। तो हम देखेंगे 8 0 के ज़्यादा नज़दीक है कि 10 के ज़्यादा नज़दीक है। हम देखते हैं 8 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो है यहाँ पे 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 1 इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, हमने इसको भी दहाई के स्थान तक निकटतम सन्निकट निकाल दिया। अब हम देखें इसको निकटतम सन्निकट मान के तौर पे। ठीक है, एक इसका अब सैकड़े तक निकटतम सन्निकट निकालते हैं। तो सैकड़े तक निकटतम सन्निकट निकालेंगे जब हम, तो हमारा ये निकलेगा
निकटतम में 7 जो है हमारा 0 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी 0 के ज़्यादा नज़दीक है या 10 के ज़्यादा नज़दीक है। तो सीधी बात 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 आ गया। पर लेकिन जो हमारा 5 है, 5 नहीं, क्योंकि 10 इधर आ गया तो 0 बन जाएगा और 1 चला जाएगा इस पर, तो हमारा बन जाएगा ये, हमें 6000 संख्या मिल जाएगी। तो निकटतम सन्निकट मान जो है इकाई, दहाई और सैकड़े के स्तर पे भी निकाले जाते हैं, पर हज़ार के स्तर पे निकालेंगे तो ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई संख्या है नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हम स्थानीय मान जो हैं इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे भी निकटतम सन्निकट निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कुछ उदाहरण आपकी बुक से लिए हैं और इसको हम हल करते हैं। तो उसमें बताया गया कि जो हमारी संख्या दे रखी हैं इनका निकटतम सन्निकट दहाई तक क्या होगा। तो हम दहाई तक करते हैं। देखो हमारे पास इकाई, दहाई, दोस्तों ये दहाई की संख्या हमारे पास है, तो इसलिए हम इसमें इकाई देखेंगे हमारी क्या है। इकाई हम देखेंगे तो इकाई 4 है, तो ये हमारा 0 के नज़दीक है, ये 10 के नज़दीक है, तो ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हमारा जो दहाई तक इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका दहाई तक सन्निकट हो जाएगा 60। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं तो हम देखते हैं ये भी दहाई तक संख्या है, तो इसमें हम अपनी इकाई देखेंगे। इकाई हमारी 9 है, तो 0 के नज़दीक है कि 10 के नज़दीक है, तो ये 10 के नज़दीक है। तो हमारा जो इसका है निकटतम सन्निकट दहाई तक का बन जाएगा 100। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे इसमें दहाई तक क्या है, दहाई तक निकटतम सन्निकट क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास देखो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक दे रखी है, तो उसमें हम दहाई देखेंगे अपनी सीधी सीधी, क्योंकि इसमें तो दहाई तक थे ही ये, तो उसमें हमें इकाई देखनी थी, पर इसमें हम देखेंगे अपनी दहाई। तो जो 5 है दोस्तों, जब 5 आता है, इस 5 को हम अब बीच का नंबर है, ये 0 के आता है नज़दीक और 10 के नज़दीक आता है, दोनों बराबर की दूरी पे पड़ता है। पर ज़्यादातर जो हम इसे लेते हैं, ज़्यादातर मुख्य तौर पे तो हम इसे लेते हैं 10 की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 10 की तरफ ही लेंगे और ये हमारा बन जाएगा 10 इधर लेंगे तो 0 इधर बन जाएगा और जो 10 का 1 है वो इसके पास पहुँच जाएगा। तो हमारे निकटतम सन्निकट इसका बनेगा ये। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार हम इसका सन्निकट निकटतम मान निकालते हैं दहाई तक का। तो इसका निकटतम सन्निकट मान हम किस प्रकार निकालेंगे, इसमें ही अपनी दहाई की संख्या देखेंगे। तो दहाई हमारे 3 है जो कि 0 के नज़दीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको हम निकटतम दहाई बनाते हैं। तो दोस्तों दहाई तक का हमने इन सब का निकटतम सन्निकट मान निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपकी बुक से एक उदाहरण और लेता हूँ, जिससे कि आपको पूरा तरीके से ये सब क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों मैंने ये उदाहरण भी आपकी बुक से लिया है और ये हमारी सेम संख्या है, एकदम समान संख्या है हमारी, और इसको हम दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 तक निकटतम सन्निकट निकालेंगे। तो दोस्तों ये उदाहरण में आप समझ जाएंगे किस प्रकार दहाई, सैकड़े, हज़ार तक हम सन्निकट करते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास 7, 5, 8, 4, 7, इसका दहाई जो है क्या होगा, इसका दहाई तक निकटतम सन्निकट क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। तो दोस्तों हमें अपनी दहाई छेड़नी है, दहाई को चेंज करना है। तो दहाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई देखेंगे, अपनी इकाई हमारी 7 है, तो 7 0 के नज़दीक है ज़्यादा कि 10 के नज़दीक है, तो 10 के नज़दीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0 और जो हमारा 1 है पहुँच जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा हमारा 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 7, 5, 8, 5, 0। ठीक है, तो हमारा दहाई बन जाएगा 5, क्योंकि दहाई चेंज हुआ है हमारा, 4 से वो 5 बन गया। ठीक है, हम सैकड़े को देखेंगे, हमें करना है अपना सैकड़ा, उसका निकटतम सन्निकट निकालना है। तो हम देखेंगे अपना सैकड़ा, तो पर सैकड़े के लिए हम क्या करेंगे, अपने दहाई छेड़ेंगे, दहाई को देखेंगे हम। तो दहाई हमारी 4 है, तो 0 के नज़दीक है। ठीक है, तो दहाई हमारी 0 के नज़दीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो हमने सैकड़ा का जो हमारा है, सैकड़ा वही रहा, क्योंकि हमारे पास नंबर जो था नीचे था, इसके 0 के नज़दीक था। हम निकटतम हज़ार तक सन्निकट करते हैं इसी संख्या को। तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हमें अपना हज़ारवा जो है स्थानीय मान, इसको हमने देखना है। तो हम देखेंगे इसको सैकड़े को देखेंगे, अपने सैकड़े को देखेंगे तो ये 8 है जो कि 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे 0 बनेगा और इसके पास जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो दोस्तों हमारा बना ये। ठीक है, हमारा जो हज़ार है वो चेंज हो गया है, वो बदल के बन गया है 6। इसी प्रकार हम देखेंगे 10,000 तक निकटतम सन्निकट मान निकाल के इस संख्या का। तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 संख्या ये खुद है और जो 5 है इसको हम छेड़ेंगे, क्योंकि तभी हमारा ये चेंज होगा। तो हम देखते हैं इसमें 5 जो है 0 के नज़दीक माना जाता है, 10 के भी नज़दीक माना जाता है।
अब हमें ये कि हमें इसे ले किस तरफ, तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इसे 10 की तरफ ही खींचा जाता है। तो हम इसे 10 की तरफ लेंगे तो 0 इधर और 1 इधर, तो हमारा बन जाएगा ये 80,000। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार हमने इसके निकटतम सन्निकट मान निकालने हैं, दहाई, सैकड़े, हज़ार और 10,000 तक। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आपको अपने जो प्रश्नावली आएगी सारे प्रश्न इसी प्रकार। तो दोस्तों हमने निकटतम सन्निकट मान निकालना सीख लिया है। अब हम देखते हैं उसमें योग अथवा अंतर का आकलन, उसमें हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो किस प्रकार। तो देखिए मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ, आपकी बुक से एक उदाहरण लिया मैंने ये वाला, या फिर कोई नहीं हम दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं, जरूरी नहीं बुक से सारे उदाहरण ले जाए। एक मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने संख्या ली और एक मैंने संख्या ली यहाँ पे, हमारे पास ये 2 संख्या है और हमें इनका निकटतम सन्निकट मान निकाल के दिखाना है। तो हम देखते हैं, पहले से लेते हैं हज़ारों में, तो हज़ारों में सन्निकट करते हैं हम, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हम 1000 में सन्निकट करेंगे तो 7 यहाँ पे है, क्योंकि 1000 में सन्निकट करना है, हमें 1000 का बदलना है, तो हम अपना सैकड़ा देखेंगे। तो सैकड़ा हमारा 7 है जो कि 10 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो ये बन गया हमारा 7000। ये हमारा 7000 बन चुका है। ठीक दोस्तों, इसका निकटतम सन्निकट हज़ारों तक मान निकला है, वो 7000 निकला है। पर अब दोस्तों हम इसे हज़ारों तक सन्निकट करके देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 वाला स्थान इसका है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये तो फिर 0 आ जाएगा और ये 7000 का 7000 आ जाएगा। ये क्या हुआ, ये तो एक अर्थपूर्ण आकलन नहीं है, क्योंकि आपने इसको लिया ही नहीं इस तरह से, हज़ारों में तो जाएगा ही नहीं है, ये कुछ सैकड़े की संख्या है, तो ये एक अर्थपूर्ण आकलन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अब करेंगे निकटतम सैकड़े तक निकटतम सन्निकट। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर क्या होता है। जैसे कि अब इसे देखते हैं, निकटतम सैकड़े तक लेते हैं, तो हमें अब क्या करना है, इसे चेंज करना है। तो हम यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम यहाँ देखेंगे तो 8 है हमारा जो कि 10 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर। ठीक दोस्तों, जो हमने इसको सैकड़े तक किया तो हमारा ये निकला। अब ये भी हम इसको सैकड़े तक करते हैं, क्योंकि सैकड़े की संख्या हमारे पास है। तो हमने देखा यहाँ पे इकाई, दहाई, क्योंकि सैकड़े को हमें चेंज करना है तो हम दहाई तक देखेंगे, क्योंकि 6 हमारा है जो कि 10 के नज़दीक ज़्यादा पड़ता है। तो देखेंगे यहाँ पे 6, 0 इधर आ गया और 1 इधर पहुँच गया, तो हमारा बन गया ये। अब हम इसको प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं, और ये एक अर्थपूर्ण आकलन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास संख्या तो सैकड़े तक है, तो हम हज़ारों तक सन्निकट किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि हमें अपने नंबर को इस प्रकार लेना है कि वो देखते पता चल जाए हमें कि हम इसको सैकड़े तक लें या हज़ारों तक लें। तो बस दोस्तों इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसमें गुणनफल करके, अभी हमने प्लस माइनस करके दिखाया था मैंने आपको, इस तरह हम लेते हैं। ठीक इस प्रकार हम दूसरा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा निकटतम सन्निकट मानों में योग अथवा अंतर। हम आकलन करेंगे इस चीज़ में गुणनफल में। ठीक है, तो गुणनफल में आकलन करेंगे तो निकटतम सन्निकट मान हमें निकालना है। अभी तो हम तो संख्या सोचते हैं हमारे पास, हमने संख्या ली यहाँ पे हमने लिया 174। ठीक है, और मैं नीचे लेता हूँ यहाँ पे लेता हूँ मैं 70 मान लेते हैं, इधर मैंने यहाँ पे 70 ले लिया। ठीक दोस्तों, 70 ले लिया मैंने, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम निकटतम तो अपने आप ही निकटतम सन्निकट मान उसको निकालते हैं हम, इसको लेते हैं हम 78 ले लिया हमने। ठीक दोस्तों, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं इसका निकटतम सैकड़े तक। दोस्तों सैकड़े तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे वाली हमारी दहाई तक संख्या है, तो हम इसका निकटतम दहाई तक निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दहाई तक की संख्या ही नीचे है। तो दहाई तक निकालेंगे तो यहाँ पर ये 4 है जो कि 0 के नज़दीक मानी जाएगी, तो 0 के नज़दीक मानी जाएगी, तो यहाँ पे अपने आप 0 आ गया। तो ये हमारा कितना बनेगा दोस्तों, ये हमारा बना यहाँ पे 170। ठीक इसी तरह हम यहाँ देखते हैं, ये 8 जो कि 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 0 इधर आ गया और 1 इधर चला गया, तो हमारा कितना बना, इसका निकटतम सन्निकट मान बना दहाई तक 80। तो दोस्तों अब हम इन्हें गुणा करेंगे। पर दोस्तों देखिए ये एक बहुत ज़्यादा जल्दी प्राप्त नहीं हो रहा है इसके आंसर में, इसका जो हल है जल्दी नहीं आएगा, हमें इतना भारी गुणा करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आप इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, इसका 0 की चीज़, और ये 8 7 256, तो 6 हमारा इधर और 5 इसके ऊपर, तो 8 कम 8 और 8 5 13। तो दोस्तों हमारा आंसर ये निकला, हमारा हल निकला ये। पर लेकिन दोस्तों इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हुआ, हमें बहुत लंबा इसका गुणनफल करना पड़ा। तो हम देखते हैं हम कौन सा तरीका लें। तो दोस्तों वो हमारा होता है सन्निकट का व्यापक नियम।
सन्निकट का व्यापक नियम है क्या, एक बार हम देखते हैं इसको कि सन्निकट का व्यापक नियम है क्या हमारा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सन्निकट का व्यापक नियम है क्या। तो सन्निकट का व्यापक नियम है दोस्तों कि हमारे पास, जैसे एक उदाहरण के लेके समझाते हैं हम आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया हमने, ठीक है, ये दो संख्या हमारे पास। तो सन्निकट का व्यापक नियम क्या कहता है? सन्निकट का व्यापक नियम कहता है कि हमारे पास जो संख्या है उसको उसके बड़े स्तर तक हम उसके सन्निकट करना है। जैसे देखो हमारे पास ये सैकड़े की संख्या है, तो हमें सैकड़े को बड़े स्तर तक सन्निकट करना है। तो हम यहाँ पे अपनी दहाई देखेंगे जो कि 10 के नज़दीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 इसके ऊपर चला जाएगा, तो हमारा बनेगा ये 200। वही हम देखेंगे यहाँ पे, पर हमने यहाँ पे सैकड़ों को छेड़ा है, पर यहाँ पे सैकड़ा है नहीं, तो हम इसको दहाई को छेड़ेंगे। दहाई देखेंगे हम कि यहाँ पे 6 बन रही है जो कि 10 के नज़दीक है, तो यहाँ 0 बनेगा और यहाँ बनेगा 1, तो 6 और 1 7। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान सा हमारे लिए। अब इसको हम देखते हैं गुणनफल में निकाल के, तो क्या बनेगा इसका। दोस्तों 7 दूनी 14, तो हमारा दोस्तों ये निकला और ये हमने बहुत जल्दी निकाल लिया। तो दोस्तों सन्निकट का व्यापक नियम यही कहता है कि जो हमारे पास संख्या है हम उसको सबसे अधिकतम जो उसकी बनती है वहाँ तक उसको सन्निकट करें। जैसे हमारे पास सैकड़े की संख्या थी तो हमने सैकड़े तक सन्निकट किया, ये दहाई की संख्या थी हमारे पास तो हमने दहाई तक सन्निकट किया। तो सन्निकट का व्यापक नियम यही है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आपकी बुक से हम देखते हैं, आपकी बुक में दिया है कोष्टकों का प्रयोग। तो कोष्टकों का प्रयोग इसमें क्या है दोस्तों, जैसे हम देखो हमारी कोई संख्या है जो हमारी कोष्टक में बंद है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो हमारी दोस्तों ये संख्या मिलती है कोष्टक में बंद। तो बिल्कुल दोस्तों कोष्टक का नियम इसी तरह ये है कि जो कोष्टक के अंदर संख्या है पहले हम उन्हें आपस में कर लें, जो भी प्लस है या माइनस है उसको हम अंदर पूरी कर लें। उसके बाद जो बाहर दी हुई है वो सारी संक्रियाएँ करें। वो जो भी प्रोसेस दी रखी है बाद में जो प्रक्रिया है वो बाद में करनी है, पहले जो कोष्टक में नंबर है हमारा हम उसको पहले संभालेंगे, उसको जोड़े जाएंगे। तो देखिए दोस्तों 6 और 7 13, ठीक है दोस्तों, 6 और 7 13। अब हमने इसको खोल दिया, हमने इसको प्लस जैसे किया हमारा ब्रैकेट खुल गया अपने आप। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये 2 से गुण आ रहा है, तो 2 गुणा करेंगे इससे कितना बनेगा 26। ठीक है दोस्तों, तो कोष्टक के प्रयोग में बस क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारे कोष्टक में जो संख्या है हम उन्हें पहले हल करें, उसके बाद जो बाहर की संक्रियाएँ हैं हमारी उन्हें हम पूरी करें। बाकी कोष्टक में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम इससे भयभीत हों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे रोमन संख्यांक। ठीक है, रोमन संख्या में देखेंगे कि हम रोमन संख्या किस प्रकार लिखते हैं और किस प्रकार रोमन संख्या को हम बनाते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जो पद्धति यूज़ करते हैं नंबरों को लिखने की, संख्याओं को लिखने की, वो हिंदू अरेबिक पद्धति कहलाती है। ठीक है, जो हम 1 2 अपना 1 2 3 4 5 7 लिखते हैं, जो भी कुछ गिनती है हमारी, तो हिंदू अरेबिक संख्या कहलाती है वो। पर जो हम रोमन संख्या पढ़ेंगे किस प्रकार की, रोमन संख्या कहाँ पे यूज होती है, आपने देखा होगा कि जब हम अपनी लिखते हैं कि कौन सी क्लास में है तो हम ज़्यादातर इस प्रकार लिख के दिखाते हैं, 6ठी में या 4थी में या 5वीं में। ठीक, तो ये हमारी रोमन संख्याएं हैं। ठीक है, हम आपने कई जगह देखे होंगे जो हमें ये संख्याएं मिलती हैं, बहुत तो देखे होंगे आपने, हमें इस तरह की संख्या मिलती हैं। तो दोस्तों सारी रोमन संख्याएं कहलाती हैं। आप इनको बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के हमारे पास कुछ नियम दे रखे हैं, जिसकी वो नियम है क्या आप देखिए ज़रा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, इसे हम कहते हैं 1। ठीक है, इसे हम 1 कहते हैं, पर यही इसकी पुनरावृत्ति हो जाए, ये हमारा 1 है, इसकी पुनरावृत्ति हम कर देते हैं तो हमारा कितना बन गया ये 2, और इसी की पुनरावृत्ति हो जाए इसी 1 की तो हमारा कितना बन गया दोस्तों, ये हमारा बन गया 3। ठीक है दोस्तों, पर लेकिन एक बात ध्यान रहे कि रोमन संख्या में 3 से ज़्यादा किसी संकेत की या किसी चिन्ह की पुनरावृत्ति नहीं होती। आपको कहीं पे ये ऐसा नहीं दिखेगा, कहीं ऐसा नहीं दिखेगा, ये 3 से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं होती इसमें, ये बात हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक, अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा 10 कैसे लिखते हैं हम रोमन संख्या में, तो 10 हम लिखते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। हमें जब 20 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यही संख्या एक बार फिर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 10 है, ये हमारी 20 है। और 30 लिखना हो तो हम ठीक इसको 3 बार कर देंगे। ठीक दोस्तों, मेरा 30, पर हमें अब इसके बाद पता है कि 3 से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक दोस्तों, तो हमारा ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 3 से ज़्यादा पुनरावृत्ति होती नहीं है। और एक और इसमें नियम है, वो आप देखिए फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे और ध्यान रहे कि जो ये हमारा
5 बनता है, ये हमारा 50 बनता है, ये हमारा 500 बनता है। रोमन संख्या में ये 3 ऐसे हैं जिनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। आपने कहीं इसको 5 को 2 बार ऐसे लिखा नहीं दिखा होगा, ठीक। तो V, L और D जो कि रोमन संख्या में एक संकेत हैं, इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होती, बाकी संख्या की पुनरावृत्ति होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी में कि वो किस प्रकार होंगे, ठीक। रोमन संख्या का एक नियम ये और है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5, ठीक, और जो बड़ी संख्या है हमारी, जैसे हमने 5 ली, कोई छोटी संख्या अगर इसके बाईं ओर जाती है, हमने यहाँ पे 1 लिया, जैसे हमारा एक रोमन संख्या में किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं हम यहाँ पे 1 लेते हैं और उसको बाईं ओर रखते हैं, तो 5 और हमने एक यहाँ पे लगा दिया बाईं ओर, तो जब हम उसको बाईं ओर लेंगे तो ये उससे घटेगा, बड़ी संख्या से घटेगा छोटी संख्या। तो 5 में से 1 गया तो कितना, 4, और इसे हम लिखते हैं 4। इसी प्रकार जो हमने यहाँ पे 5 ले रखा है, अब कोई छोटी संख्या इसके दाईं तरफ जाती है, यानी सिद्धांत की तरफ आती है, तो वो क्या हो जाती है, वो उससे प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है जमा में। हम इसको यहाँ पे लाते हैं तो हमारे इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा बनता है 6। तो ठीक है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या में हम ये पद्धति, ये नियम लगा सकते हैं, ठीक है। हम एक उदाहरण एक और देख लेते हैं इसमें करके। आपको पता है कि 10 रोमन संख्या में किस प्रकार लिखा जाता है। 10 तो खैर हमने सबने देखी है कि किस प्रकार लिखा जाता है। 10 हम इस प्रकार लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 हमारा इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा 9 बन गया, ठीक, क्योंकि 10 था, 10 में से 1 गया तो हमारा 9 बन गया ये। अब इस प्रकार हम लिखते हैं 11 लिखेंगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जोड़ना है ना हमें, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हम इधर लाएंगे, ठीक। इस प्रकार अगर हमें 2 जोड़ना है तो हम 2 लाएंगे, ये हमारा बन गया 12, ठीक है। इस प्रकार 13, तो 13 भी यहाँ पे आ जाएगा। पर देखिए आपको पता है 3 से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है नियम बता रखा उसने कि रोमन संख्या के नियम के अनुसार 3 बार किसी संख्या की, किसी संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक दोस्तों। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। हम देखते हैं कुछ उदाहरण करके देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि L को हम 50 से दर्शाते हैं इसमें, ठीक है, और 10 को दर्शाते हैं, 10 को दर्शाते हैं हम किससे, इससे, और अपने 100 को है, 100 को हम दर्शाते हैं C से, ठीक। यह पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि हम इसको इससे दर्शाते हैं और इसको इससे, और इसको C को 100 से। हम इसमें एक चीज़ करके देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाना है 70, हमें 70 लिखना है रोमन संख्या में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि 50 हमारा इस प्रकार लिखा जाता है, तो हम पहले यहाँ पे लगा लेंगे L, ठीक है, और फिर आपको 10 पता है आपको किस प्रकार लिखा जाता है, 10 हमारा इस तरह लिखा जाता है, ठीक। पर आपको पता है कि संख्या की पुनरावृत्ति होगी तो 10 और 10 20 हो जाएगा, डबल x आ जाएगा जब पुनरावृत्ति हो जाएगी x की, तो यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा बन गया 70, ठीक। अब यहाँ पे हम 73 लिखना चाहें, यहाँ पे हम 73 लिखना चाहें तो हमें पता है कि हमने 70 किस प्रकार लिखा है, ठीक। हम क्या करेंगे, 73 लिखना है मैं, तो आपको पता है 3 किस प्रकार लिखा जाता है, आपको पता ही है। 1 है हमारे पास, यहाँ पे हम 3 बार उसकी पुनरावृत्ति कर देंगे तो हमारे बन गया 73। तो आप इस तरह से दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन संख्या में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास वीडियो पहुंचे और वो भी कुछ सीख सकें, ठीक है दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों को भी बताएं कि चैनल पे ये हमारे सीरीज़ से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। आप मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में दूसरे चैप्टर में, ठीक।